नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल। बोधी बूस्टर ज्ञान पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हैं बोधी न्यूज का अगला लेसन लेके, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। बोधी न्यूज में हम आपके लिए टॉपिक फॉर द डे, इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, क्विज और कुछ फैक्ट्स एंड नंबर्स लेके पुनः उपस्थित हैं। बहुत आनंद आएगा। ज्ञान की ये यात्रा अद्भुत है। जिसे भी ज्ञान से प्यार है, and those who seek knowledge for the sake of knowledge, for the pure pursuit of knowledge, Bodhi Booster is your destination. 1, 2, 3, 4 topic for the day, important recent developments, facts and numbers and an objective quiz available online. याद रखें, सब कुछ bilingual, insights beyond the obvious. जितना भी आप यहां पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, कमेंट्स करेंगे, दूसरों से सीखेंगे, न केवल ये आपको एक बेहतर इंटेलेक्चुअल बनाएगा, ये हर एग्जाम में आपकी मदद करेगा। जरूरत है तो बस खुले दिमाग से बातों को समझने की और एक जेन्युइन नॉलेज सीकर बनने की। तो एक जेन्युइन नॉलेज सीकर के लिए फूड फॉर थॉट, यस सर, ये आज का सतरंगी फूड फॉर थॉट है भाई। दिस कलाइडोस्कोपिक फूड फॉर थॉट इज रेडी टू ब्रिंग एनीथिंग इनटू योर लाइफ। इमेजिन इट इज ऑलरेडी देयर। रिचर्ड बाक। अपने जीवन में कुछ भी लाने के लिए कृपया कल्पना करें कि वह तो पहले से ही वहां है। नाउ दैट ब्यूटिफुल कलरफुल इनसाइट टेल्स यू दैट एवरी बिग अचीवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड। तो मैंने आपको एक सीड दे दिया है एक बहुत बड़ा वृक्ष उगाने के लिए। अब आप कृपया एक पौधा लगाएं, अर्थात डिटेल कमेंट में हमें बताएं इससे आप क्या समझे। कभी कभी बच्चे बड़े अच्छे और मासूमियत से कमेंट करते हैं हमारे साइट पर, कभी यूट्यूब पर, कि सर आप इतने सवाल पूछते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप इतने अच्छे सवाल पूछते हैं या इतने सारे सवाल पूछते हैं तो आप जवाब क्यों नहीं देते। तो मैं आपसे एक सवाल और कर डालता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं, आप खुद बताइए। याद रखिएगा, मैं आपका एक सच्चा हितैषी हूं, शुभचिंतक हूं। आई विल ऑलवेज बी अ सेल्फलेस मेंटोर फॉर यू ऑन बोधी बूस्टर। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट। इफ यू कैन डिसाइफर व्हाट दैट रीजन इज, लेट मी नो इन द कमेंट्स थ्रेड। और भारत की शिक्षा प्रणाली की सबसे भयंकर और क्रिमिनल विफलता यही है कि जो टीचर सवाल पूछे और जवाब न दे उसे गलत समझा जाता है। बस देश का कबाड़ा हो गया। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लर्नर्स को हर सवाल का जवाब टीचर से मांगने की आदत डाल दी जाए। तो उम्मीद करूंगा मेरे सवाल के जवाब नहीं देने के प्रत्युत्तर में आए हुए सवाल का जवाब आप दें कि ऐसा क्यों। तो दैट्स अ वेरी इंसाइटफुल एक्सरसाइज। आपको बहुत लाभ होगा, जवाब दिया करें। All these services in full swing available on Civil's Tapasya portal. If you haven't, then please do visit right away. Civil's Tapasya and Vartalap Forum. ये रही हमारी खूबसूरत साइट्स सिविल तपस्या, जिस पर पूरा खजाना लर्निंग का सबके लिए अवेलेबल है। और ये रहा वार्तालाप फोरम, अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन और आंसर राइटिंग की अद्भुत सेवा। तुरंत यूज करें, मिसयूज ना करें। और अगर आपने इनपुट्स नहीं दिए तो एक तरह से मिसयूज ही हो गया। तो गो अहेड, ऑल दिस इज अवेलेबल, मेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर बाय आवर टीम, सो रेसिप्रोकेट। Vocab development course going on in full swing on PT Gurukul. Let's begin the work for today. Bodhi news topic for the day. बहुत ही hot topic है क्योंकि something has gone cold. Any guesses what would be the topic? Of course, the topic for the day for Bodhi news is inflation in India. A mid-year 2017 update. भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति मध्य वर्ष अद्यतन. So what's really happening on the inflation front? It's a political hot potato, a fiscal hot potato, and definitely a monetary hot potato. क्यों कहा मैंने ऐसा? ये लो अगला सवाल. सर सवाल बहुत पूछते हैं, आप क्या करें भाई, जेन्युइन चिंता है ना तुम्हारी.
क्या सवाल था? इट्स अ पॉलिटिकल, फिस्कल एंड अ मॉनेटरी हॉट पोटैटो, दिस इश्यू ऑफ इन्फ्लेशन। उसका जवाब अभी मिल जाएगा आपको, बट आप अपने शब्दों में बताइएगा। तो आज का काम शुरू करें, आपकी परमिशन है। इन्फ्लेशन अ सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी, एक संवेदनशील और जटिल कहानी। Inflation has always been a political hot potato in India. Temporary spikes in food items, onion prices for example, have often brought tears to the ruling parties. Taming inflation and pushing investments are two objectives that always pose challenge to policy makers in India. क्या समझ में आया भाई? No matter how strong the political party or the coalition in power is, a simple price rise uncontrolled of a commodity like onion can make any government come to its knees. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीधे सीधे जनता की भावना उससे जुड़ी होती है और ये एक जटिल मुद्दा है। ज्यादा इन्फ्लेशन हो तो तकलीफ, बहुत कम हो जाए तो तकलीफ, दोनों तरह से तकलीफ है। वेस्टर्न वर्ल्ड की अपनी तकलीफ अलग, इमर्जिंग वर्ल्ड की तकलीफ अलग। विद इन इमर्जिंग वर्ल्ड भारत की तकलीफ अलग और चीन की तकलीफ अलग। तो आप समझ रहे हैं कि देयर आर सर्टेन की पैरामीटर्स व्हिच डिटरमिन द डायनामिक ऑफ द स्टोरी। अभी देखते हैं एक करके। सो इज द फर्स्ट एस्पेक्ट क्लियर? ओके, ड्रम रोल, द लेटेस्ट सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर्स एंड अदर्स रिलीज। ड्रम रोल, ड्रम रोल, ड्रम रोल। सीएसओ ये काम करता है, आप सभी को पता है। सीएसओ, सेंटर फॉर साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कम ऑन सर, ये कैसे हो सकता है सीएसओ? हाँ, सीएसओ तो ये नहीं है, तो आप बताइए सीएसओ क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? वैसे जवाब तो आपको यहां मिल ही जाएगा। ऑन द 12th of July 2017, अवर गुड ओल्ड सीएसओ, बड़े मेहनती लोग हैं, हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं भारत की। दे रिलीज दिस सीपीआई जनरल, सीएफपीआई। क्या होता है भैया सीएफपीआई? फूड प्राइस इंडेक्स तो नहीं है, रूरल अर्बन कंबाइंड, जून 2017, रिलीज्ड इन जुलाई। ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट्स, यहीं से निकलता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अगर आप देखेंगे 1.54% इन्फ्लेशन रेट का फिगर दिख रहा है ना भाई, इसे ऐतिहासिक रूप से निचला स्तर माना जा सकता है। सो एवरीबडी शुड बी वेरी हैप्पी, इन्फ्लेशन गिर गया, इन्फ्लेशन ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सब सस्ता। अब इसके बहुत सारे नेगेटिव निहितार्थ हैं। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ नेगेटिव्स एसोसिएटेड विद सच अ पुअर इन्फ्लेशन रेट। अरे भाई, वही समझने तो बोधी बूस्टर चैनल पर हम बैठे हैं। ये सारे डाउनलोड ऑफ सीएसओ के डेटा बोधी बूस्टर के डाउनलोड पेज और सिविल तपस्या के डाउनलोड पेज से भी कर सकते हैं। The July 2017 story, India CPI based inflation, consumer price index, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहले WPI मेजर होता था आरबीआई के लिए, अब उन्होंने CPI कर दिया। उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से ही हुआ था जो अब गवर्नर है। It saw a record low level in June, which gave ample ammunition to the claims that a huge economy is struggling। ये यहां से कॉन्ट्रेरियन व्यू चालू हो गया। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम व्यू ही है ये, कॉन्ट्रेरियन नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विशाल है, हमसे बड़ी केवल चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं हैं पीपीपी मेजर पे। रियल मेजर पर हमसे 6 आगे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द रियल इकोनॉमी और द नॉमिनल वैल्यू इवन, देयर आर 6 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ absolute economic output ahead of us in the global tally. But if we talk about PPP, purchasing power parity, क्रय शक्ति समतुल्यता, भारत तीसरे नंबर पे, सिर्फ चीन और अमेरिका आगे। 2.3 लाख करोड़ डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी संघर्षरत है। कैसे कैसे कैसे, अभी समझ लीजिए। ये सब जो हुआ है, ये 5 चीजों के बीचों बीच हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट हो गए। सो दीज आर द 5 radical development that the nation is facing right now. A. Government reforms of various types. Needless to say, the Modi government has been very determined to reform the economy and its various sectors, although internationally they have been criticized for doing too little in terms of reforming the archaic structures. But there have been reforms. B. A huge NPA crisis. Everybody knows how the amazingly huge NPA figure
touching 7 lakh crore rupees, trillion rupees, and the stressed assets being in fact far more, has completely jammed the commercial lending wheels. See a widening output gap. तो भारत में आउटपुट यानी उत्पाद जो गैप होती है वो बहुत बढ़ गई है। सर ये आउटपुट गैप क्या होता है, आउटपुट गैप क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं। चलो बता देते हैं भाई, बड़ा क्यूरियस माइंड है आपका, बधाई हो। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट इज द आउटपुट गैप। ये तो भारत में बहुत भयंकर है, 50 कारण हैं उसके, नॉट द लीस्ट ऑफ देम बीइंग हॉरिबली इनएफिशिएंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स। एवरीबडी नोज इट, मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूं, और लोगों की खुद की अपनी कमियां, वो तो है ही। डी, पुअर जॉब जनरेशन नंबर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में तो भर भर के जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे बच्चे इनफॉर्मल सेक्टर में जाना कहाँ चाहते हैं। हर किसी को तो हिंदुस्तान लीवर में बिल्कुल चमकदार मार्केटिंग हेड की नौकरी चाहिए, पतंजलि में, पतंजलि। एंड ई, जीएसटी वरीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वरीज। तो भारत के आधे बिजनेसेस भयंकर परेशान है कि जीएसटी आ गया, अब क्या होगा। बचे आधे जो जीएसटी से खुश है वो इसलिए भयंकर परेशान है कि दूसरे आधे जीएसटी में आना नहीं चाहते, तो सप्लाई चेन चलेगी कैसे। द रोल आउट ऑफ जीएसटी हैज ब्रॉट अनटोल्ड मिजरी ऑन मेनी हु हैव अ लॉट ऑफ फियर्स। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता जो व्यक्तिगत रूप से मेरी है, जो मैं मार्केट में देख रहा हूं, द गवर्नमेंट शुड क्रैक डाउन हेवीली ऑन द चीट्स एंड द फ्रॉड्स हु आर स्कर्टिंग द सिस्टम। भारत सरकार अगर अब उन लोगों पे जो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जीएसटी सरकार को पे नहीं कर रहे हैं, ब्लैक का धंधा कर रहे हैं, चोरी छिपे कर रहे हैं, अगर अब उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो सब बेकार है। क्योंकि जो ईमानदारी से जीएसटी दे रहा है वो तो मारा जाएगा, उसके तो सारे मार्जिन ही खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ही विल बी कंप्लीटली आउटडन बाय दोज हु आर वर्किंग इन द ब्लैक। एंड my earlier estimate was that the rollout of GST immediately will see a huge transfer to the formal sector. I am surprised to see that it's taking a very long time, and people, that is companies, many unscrupulous operators are very sure they'll escape everything because many government officers are with us. ये खुल्लम खुल्ला मैंने लोगों को बोलते देखा है। I am sure स्थितियां इतनी खराब नहीं है, लेकिन ये बातें आपके साथ खुलकर करना जरूरी, क्योंकि अब हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। देयर इज नो लुकिंग बैक। एनीवे, इन्फ्लेशन पर वापस आ जाएं। ये हैं एक अखबार से लिए हुए बड़े खूबसूरत ग्राफ, मैक्रो सिग्नल्स ऑफ इन्फ्लेशन। आप खुद देख लीजिए। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगातार नीचे जा रहा है। भारत वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग में कभी सिरमौर नहीं रहा, एंड कंपेरेटिवली तो हम एशिया में नहीं है चाइना के, बट फिर भी हमारा अच्छा हो सकता था। एंड सीपीआई फूड बोथ हैव steadily gone down, completely outdoing or outgunning even RBI's estimate. तो ये लगातार RBI के टारगेट से नीचे ही चलते रहे, जिसने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया को बहुत बल दिया है ये कहने के लिए कि RBI बिल्कुल गलत जा रहा है इन इट्स एस्टिमेट ऑफ टारगेटिंग इन्फ्लेशन। सो whom does the CEA really advise? जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो दरअसल सलाह देते किन को हैं? ये अच्छा सवाल है यार, इसका जवाब तो हमें चाहिए। पॉइंट 3, तो CSO data shows a headline inflation, which is CPI, at 1.5% in the year to June 2017, which is down from an annual 2.2 just 1 month ago, and below the forecast for a 1.6% reading. तो वो भी बहुत कम थे, उससे भी कम निकला है। अब ये RBI का जो मध्य अवधि का एक लक्ष्य था मुद्रास्फीति का, RBI's medium term target for 4% and its first half projection was 2%, तो इसने दोनों को ही बीट कर दिया, 2% से भी नीचे चला गया है। Hence, there obviously will be a huge pressure on the MPC of RBI. कितने मेंबर हैं MPC में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। ये सभी बेसिक एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फिर उसके बाद उन मेंबर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, या इनमें से कौन मेंबर नहीं है, रेशियो क्या है गवर्नमेंट अपॉइंटेड और आरबीआई वालों का, एक्सेट्रा। टू रिड्यूस पॉलिसी रेट्स टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बाय एडिंग हायर क्रेडिट लिक्विडिटी एंड बेटर ऑफटेक। ये पूरी लाइन अच्छे से याद कर लेना। अतः ये तो बड़ा स्पष्ट है, अब आरबीआई पे बेहद दबाव आ जाएगा, एमपीसी पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर, कि आप अपनी नीतिगत दरों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम कर दीजिए,
ताकि निवेश का माहौल सुधरे, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बाय एडिंग हायर क्रेडिट लिक्विडिटी एंड बेटर ऑफटेक। आरबीआई इससे लगातार मना करता है कि हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है इन्फ्लेशन को टेम करना, etc. Experts say that there's a lot of surplus funding available, but the cycle is not working the way it should. और फिर जीएसटी डीमो को लेके तो लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं। Fourth, the paradigm shift in inflation dynamics. Now here it gets serious. The government CEA अरविंद सुब्रमण्यम साहब, जो इकोनॉमिक सर्वे नाम का बेहद खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस पर हमारा एक बेहद खूबसूरत कोर्स पीटी गुरुकुल पर अवेलेबल है। यदि आपको यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे एज अ स्टूडेंट दे लुक लाइक एब्सोल्युटली नॉन फैथमेबल सब्जेक्ट्स, तो आप बस वो कोर्स ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट में ऑनलाइन एनरोल करके आपको यूजर नेम पासवर्ड आएगा गुरुकुल पे, gurukul.pteducation.com पे, पढ़ना शुरू कर दीजिए और वो 5 लेक्चर का कोर्स है, सारे बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में। सीईए साहब जो इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं, उनका कहना है इंडिया इज अंडरगोइंग अ पैराडाइम शिफ्ट। समझते हैं इसका मतलब? इसका प्रोनाउंसिएशन है पैराडाइम। पैराडाइम मीन्स द बेसिक मॉडल, उसका पूरा प्रारूप, प्रोटोटाइप वही बदल गया है, लेकिन आरबीआई मानता नहीं है। सुब्रमण्यम साहब कहते हैं दिस लो नंबर ऑफ जून and what it really shows implies about the underlying price pressures which have given this index, as well as the latest index of industrial production data जो बहुत खराब आया है, is something that I am sure सुब्रमण्यम साहब कहते हैं पॉलिसी मेकर्स यानी आरबीआई will reflect upon very 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 carefully। एक वेरी हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, हाँ मालूम है, देखा आपने। His indication was of course towards the RBI stance। तो ये समझ में आ गया ना आपको? The stage is all set for huge pressure on RBI। तो अगली रिव्यू में गिर सकता है भैया। तो इनमें से उर्जित पटेल साहब कौन है और सुब्रमण्यम साहब कौन है, ये मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा। फिफ्थ, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रेट कट्स। तो भाई आरबीआई दरें गिराए, उसके विरुद्ध क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं? सम से द सीपीआई इज इन द करेक्ट इन्फ्लेशन मेजर टू यूज व्हेन कंसीडरिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस इन इन्फ्लेशन। बड़ा तगड़ा लॉजिक है भैया। असाइड फ्रॉम द स्टीप फॉल इन फूड इन्फ्लेशन व्हिच हैज बीन डाउनप्लेड बाय द आरबीआई टाइम एंड अगेन, आप याद करेंगे जितनी भी बार मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा हुई है, एवरी टाइम द पॉलिसी रिव्यू हैपेंस, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, आरबीआई रिपीटेडली सेज दैट वी आर नॉट गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द वे द फूड इन्फ्लेशन गोज डाउन बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी द की ड्राइवर। हेंस दे हैव बीन डाउनप्लेइंग इट। The steady and consistent fall in core inflation, non-food and fuel could find favor with the central bank। तो फूड प्राइसेस गिरी हैं, इसको आरबीआई ने कभी भी रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग प्राइस प्रेशर गोइंग डाउन सेक्युलर मैनर में माना ही नहीं है। लेकिन नॉन फूड और फ्यूल भी तो गिरे हैं, इसे आरबीआई शायद बड़ा फेवरेबली देखे, हैंड्स रेट कट हो जाए। बोथ फूड एंड फ्यूल आर हाईली वेरिएबल इन प्राइस। इन 2016 इंडियन फूड प्राइसेस वर वेरी हाई और तब परेशानी थी, लेकिन आपको पता है बंपर क्रॉप हो गई 2016-17 में 273 मिलियन मेट्रिक टन, जिसके बाद फार्मर डिस्ट्रेस आ गया। क्या बुरी स्थिति है, उस वजह से कीमतें गिरी। तो अब लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज दैट अ गुड और अ बैड हार्वेस्ट इज नॉट एविडेंस ऑफ अ राइज इन जनरल इन्फ्लेशन प्रेशर और अ फॉल इन जनरल इन्फ्लेशन प्रेशर। इट इज जस्ट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ फूड। अंडरलाइंग पूरा डायनामिक उससे डिटरमिन नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रेट कट का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये है। सो व्हेन यू राइट एन एसे इन फॉर एग्जांपल यूपीएससी मेंस, आप बैलेंस करने के लिए आरबीआई का पर्सपेक्टिव ऐसे समझाइएगा और नीचे लिख दीजिएगा कर्टसी बोदी बूस्टर। When inflation falls, growth falls too. There seems to be a connect between falling inflation levels and slowing growth and demand. तो अब ये जो लोग अक्सर पूछते हैं, बड़ा कॉमन सवाल जो ऑलमोस्ट हर हफ्ते आ जाता है मेरे पास, सर इन्फ्लेशन कम क्यों होना चाहिए, इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्या हो जाएगा? उसका जवाब यहां है, देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन फॉलिंग इन्फ्लेशन लेवल्स एंड स्लोइंग ग्रोथ एंड डिमांड। जब जब मुद्रास्फीति की दरें गिरती हैं, तब तब मांग बुरी तरह से गिरती दिखती है। सो दैट्स अ डेंजरस कनेक्ट। इन द फर्स्ट क्वार्टर, कैलेंडर क्वार्टर ऑफ 2017, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% ईयर ऑन ईयर, और ये 5 साल के एवरेज से कम था। ये नंबर अपने आप में खराब नहीं है, बट व्हेन वी मे नीड अ मच हायर फिगर फॉर जनरेटिंग द काइंड ऑफ जॉब्स वी एक्चुअली नीड टू हैव टू एब्जॉर्ब द मोर देन 12 लाख पीपल ज्वाइनिंग वर्कफोर्स एवरी मंथ। तो हमने अचानक से एक लंबी छलांग यहां पे मारी, इन्फ्लेशन की बात करते करते जॉब्स पे आए। कनेक्ट समझ में आ रहे हैं? 360 डिग्री क्या कर रहे हैं यहां पे? इन्फ्लेशन फॉलिंग
could be a direct indication that growth and demand have also fallen and they have fed into this cycle of dropping inflation. And if that happens, तो jobs कहां से आएंगे? I hope you're able to see the picture in totality, and even after this, if you don't want to see it, तो फिर कोई लॉजिक काम नहीं करेगा. आउटपुट गैप स्टोरी, ये भारत की दर्दनाक कहानी है. There seems to be a widening output gap in India that is pulling down inflation. Output gap in economy refers to the gap between actual and potential output. हम जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं भारत में और हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बीच के अंतर को आउटपुट गैप कहेंगे. Hence, businesses want the RBI to cut rates to let growth catch up to the economy's potential. Businesses का लॉजिक ये है कि this output gap is because RBI is not aiding this process of recovery. RBI says that's not my primary mandate. It is the sovereign's perspective or it is the fiscal perspective. ये हैं latest manufacturing numbers. Things are not good. Well, one can very clearly see that GST rollout has had its own impact, which is to be expected. Everybody knows it, including the government. The problem is with the unscrupulous operators. जो लोग अभी भी धोखाधड़ी और चोरी के इरादे से सारा धंधा कर रहे हैं, उन्हें रोकने की बहुत आवश्यकता है और भारत सरकार को अब वो करना ही होगा, क्योंकि बाकी लोगों की प्रैक्टिकली पूरी मार्जिन इनकम टैक्स और जीएसटी में खत्म हो जाने वाली है. तो ईमानदारी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, और सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि बेईमानों को पकड़ा जाए. एंड दैट इज अ स्ट्रेट डिमांड दैट एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर इज मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच एवरीवन इज. देखते हैं सिस्टम कितना डिलीवर करता है. फैक्ट्री आउटपुट आप देखें कितना स्लम्प हुआ है. जीएसटी का प्रभाव है, डीमो का भी कुछ हद तक प्रभाव है, बट देन दीज आर टेम्पररी मेजर्स एंड टेम्पररी नंबर्स एंड दे कैन चेंज unless they stick, of course, 8. RBI is concerned. अब आरबीआई के एमपीसी के अपने टारगेट्स होते हैं, जिसकी कईयों ने बुराई की, लेकिन उनके दूसरे कंसर्न्स है, ए और बी. अच्छे से समझ लो. ए, a rate cut may not accomplish much due to sectors such as steel, infra and telecom already being very heavily debt laden. एनपीए की कहानी. And no monetary policy tweaking can make much of a difference. बात ही खत्म हो गई. B, rate cuts can have a negative impact on savers and pensioners. बचत दरें, क्योंकि ये कम होंगी तो लाइन से सारे रेट्स कम होंगे. And potential after effects on the financial sector stability itself. So that's a frightening scenario. I hope you are able to see what's happening here. Great. From MIA to FIT, from Maya to FIT. अब टेक्निकली कुछ देख लें, एग्जाम से बड़ा काम आ सकता है, इंप्रेशन झाड़ने के भी बड़ा काम आ सकता है जिन्हें एग्जाम नहीं देनी है. द आरबीआई यूज्ड द WPI इन्फ्लेशन फॉर प्रिपेयरिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी अंडर मॉनेटरी टारगेटिंग फ्रेमवर्क एज वेल एज अंडर मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, जो पहले था. CSO used the WPI to deflate GDP at the current prices to arrive at GDP at constant prices. As you know very well, whatever GDP you find today is the GDP at current prices, but you have to have a realistic comparison with the earlier year. So you have to factor out the inflationary forces, क्योंकि वो तो सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्फ्लेशन हुआ है, एक्चुअल ग्रोथ तो पकड़ में नहीं आएगी, तो आप जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं. द जीडीपी डिफ्लेटर इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस to GDP at constant prices multiplied by 100. Where only volume data were available, the CSO uses WPI to convert volume to value to arrive at this. अब उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशन नहीं, जब वो गवर्नर नहीं थे, रघुराम साहब गवर्नर थे, the RBI Act was amended and the flexible inflation targeting FIT was put in place instead of MIA with CPI inflation as the nominal anchor. वहां से आरबीआई की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने की दिशा और दशा दोनों परमानेंटली बदल गई. बेस ईयर समझ लें. बेस ईयर ऑफ द करंट जीडीपी सीरीज क्या है? 2011-12. कभी भी बदल सकता है. बेस ईयर फॉर WPI सीरीज क्या है? 2011-12. ये अप्रैल 2017 में चेंज हुआ था, उसके पहले 2004-5 था. अब ये नया बेस जो आज हम यूज कर रहे हैं, ये वैसे ही 5 साल पुराना हुआ है. बेसिस चेंज क्यों करते हैं? अर्थव्यवस्था में मूलभूत ढांचागत परिवर्तन आ जाते हैं, तो 2-2, 3-3 साल में पूरे सेक्टर आउटडेटेड हो जाते हैं कई बार. सो द ओल्ड बेस may actually become outdated, which is a dangerous comment or a very heartening comment depending on which camp you belong to, on the kind of the world we are living in today. Flux everywhere. परिवर्तन ही दुनिया का स्थायी नियम है. The new WPI series uses geometric mean, etc. तो काफी सारी टेक्निकल चीजें भी हमने देखी, and this is an evolving debate. We hope you enjoyed and learned a lot from this crucial topic, inflation in India. जितने भी PT एजुकेशन के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपको PT SRC में
ये सारे अपडेट्स डे टू डे बेसिस के कंप्लीट कंटेंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम उसका एक एक्सर्प्ट लेकर आते हैं। वी मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स। हालिया महत्वपूर्ण घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचानक से हो रही हैं। इट्स सो टफ टू कीप पेस विद दीज थिंग्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई we have Bodhi Booster, we have Civil Tapasya, and of course we have PT Education's SRC, Student Resources Center. इंडिया चाइना फेस ऑफ, अब इसमें एक बहुत अच्छा एंगल एस जयशंकर साहब ने दिया, कॉम्प्लेक्स, सिविलाइजेशनल, कंटेम्पररी, कॉन्वोल्यूटेड। आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू प्लीज एक्सप्लेन दीज 4 words इन द कमेंट्स थ्रेड इन इंडिया चाइना फेस ऑफ। ठीक है, CCCC। अगर इस पे एक ऐसे लिखने को आ गया तो आप क्या लिखेंगे बताइएगा। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर एस जयशंकर स्पोक सिंगापुर में एक मीटिंग में ऑन द कंटिन्यूइंग डोकलम स्टैंड ऑफ। उन्होंने क्या कहा? नो पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग बॉर्डर इज फाइनली सेटल्ड एंड टिल डेट वेरी पीसफुली एंड विथ ग्रेस वी हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग एंड सो देयर इज नो रीजन व्हाई डोकलम कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट नॉन मिलिटरीली। दिस वॉज लेटर टोटली रिफ्यूटेड बाय चाइना दैट नो वी रिजेक्ट दिस। ठीक है। However, the constant ratcheting up of aggressive language by the Chinese state media has put China in a peculiar position as India not responded to the threat. अब हुआ क्या है कि शी साहब इस साल बहुत राजनीतिक परिवर्तन कर रहे हैं चीन में, उसके लिए उनका स्ट्रॉन्ग मैन दिखना जरूरी है। अब भारत में भी नेशनलिस्टिक सरकार है, चीन की भी अति नेशनलिस्टिक सरकार है, तो प्रॉब्लम इसकी मिडिल ग्राउंड ही नहीं निकलने वाला है। सो इन द एब्सेंस ऑफ any middle ground that can be found, because there are 2 very strong nationalistic leaders, it is China which is losing out because उनकी धमकियों का कोई असर ही नहीं आ रहा है। अब एक ही रास्ता है, हमला कर दो। If China attacks, there is going to be a huge damage on both sides, let's face it, and it will give an opening to all the world powers to jump into Asia. So that does not seem to be the case, although the government has already sanctioned financial powers to the army vice chief to do emergency procurement. तो maybe something is cooking, we don't know. अब एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जिसका एनालिसिस आप हमें देना ही देना। जयशंकर said India and China have had a positive far history and a difficult near history. खूबसूरत, अति खूबसूरत बात। He is an extremely erudite gentleman और आप उनकी बातें सुने and the way he approaches problems, quite a motivation. The India-China relationship is so multifaceted, यानी बहुपक्षीय, अनेक पहलुओं वाली, that anyone trying to reduce it to pure black and white is making a mistake. अभी अफवाहें ये हैं कि शी जिनपिंग साहब डेंग जाओपिंग साहब के समय का बना हुआ 5+5 रूल बदलने की फिराक में। 1982 के चीन में बहुत सारे संविधान आ चुके हैं। भारत कुछ उन कम देशों में से है जहां एक बार जो संविधान आया है उसका सम्मान अभी तक हो रहा है। नॉर्मली इन अदर कंट्रीज विद सम मेजर चेंजेस द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स थ्रोन आउट एंड अ न्यू वन कम्स इन। तो वहां के डेंग शाओपिंग जिन्होंने चीन को आधुनिक बनाया था 1979 में, माओ के मृत्यु के 3 साल के बाद से, उन्होंने 82 में जो संविधान था उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया था 5+5। खबरें ऐसी हैं कि शी साहब इसको बदल के खुद के लिए 5 साल बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है वो खबरें गलत हों। सेकंड, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉल ऑन टू हॉट। बहुत दुख के साथ रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ने में आई कि स्टार्टअप इंडिया का भी वही हाल हुआ जो पिछले 70 सालों में बहुत सारी सरकारी योजनाओं का हुआ है, उसकी हवा निकल गई। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, नंबर्स तो यही बताते हैं। मे बी आई हैव मिसअंडरस्टूड इट। इफ दैट इज द केस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। Government of India's much hype program Startup India has seen a very small number of only 39 startups becoming eligible for tax benefits after 18 months of the program's grand launch by the Prime Minister himself, जो एक इतनी अच्छी पॉजिटिव स्पिरिट से इस प्रोजेक्ट को लाए। तो आप देख रहे हैं भारत में किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना एक बहुत अलग कहानी हो जाती है। When the rubber meets the road, the reality is very different. For a country which is 135 करोड़ strong, ये सरकार का आंकड़ा है 134 से 135 करोड़। रनिंग स्केल अगर देखें, आप घड़ी देखें, मेरा एस्टिमेट है ये 5-10% से गलत होगा। इतनी एक्यूरेट गिनती हो नहीं सकती है भारत में। तो हम शायद 140-145 करोड़ ऑलरेडी हो चुके होंगे। आपका क्या व्यू है इस पे बताइएगा मुझे, अगर कोई व्यू है तो। नहीं तो मेरी माफी स्वीकार कीजिए इतने सवाल पूछने के लिए। बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं आजकल, कितने सवाल पूछते हो। अरे गलती हो गई यार, बहुत बड़ी अपराध कर दिया। The highly ambitious startup program is not picking up speed if these numbers are an indication. The rules say that to get the tax benefits, a startup should be a private limited company and B, a limited liability or a limited liability partnership LLP,
incorporated honor after this. अब इन नियमों की वजह से क्या हुआ कि पोटेंशियल क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स ही बहुत कम हो गए, तो मतलब ये कंडीशंस ही गलत बना दी थी। भारत सरकार का मकसद ये था जब ये प्रोग्राम आया था, और इतनी इसने हेडलाइंस बटोरी थी कि सैकड़ों सैकड़ों स्टार्टअप्स बने और हजारों लाखों नौकरियां आए और भारत में गूगल जैसा कुछ बने। दैट वाज़न्ट अ स्टेटेड एम बट इट वाज एन अंडरस्टूड एम। यू कैन सी वेरी वेल ऐसा हुआ ही नहीं। अभी केवल 39, और अभी कुछ दिनों पहले तक ये आंकड़ा 20 से भी कम था। अब 100 का टारगेट सेट किया गया है। आप इजराइल ट्रिप याद कर लीजिए मोदी जी की, 3,500 से ज्यादा तगड़े स्टार्टअप्स वहां काम कर रहे हैं। इजराइल की पॉपुलेशन है 1 करोड़ से कम, भारत की है 135 करोड़, प्लस माइनस, इनफैक्ट प्लस ही होगी 5 से 10%। दिस कंट्री, यू एंड मी, रियली नीड टू थिंक सीरियसली हम क्या कर रहे हैं इस देश के साथ। बट ठीक है, अभी तो किसी को फुर्सत है नहीं, अगली एग्जाम क्लियर करनी है, तो चलो हम उसी की तरफ ध्यान देते हैं। चाइना's फर्स्ट ओवरसीज नेवल बेस इन जिबूती। जिबूती बड़ी तकलीफ दे रहा है भाई। भारत में किसी को जिबूती से कोई लेना देना नहीं है, आप देखें मैप में, बट चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमें मजबूर कर देता है कि इसके बारे में पढ़ा जाए। ये पिद्दी सा, बौना सा, छोटा सा देश जिबूती, यहां पे कई देशों के बेसेस हैं, ध्यान रखिएगा। बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट चाइना, इवन अमेरिका हैज अ स्मॉल बेस। China has officially started its first ever overseas naval base in Indian Ocean. तो इनका पहला घर से बाहर यानी विदेशी नौसैनिक अड्डा होगा जिबूती। नहीं सर, ग्वादर तो पहले ही है। नहीं सर, ग्वादर तो पहले ही है। ग्वादर पाकिस्तान के कंट्रोल में है ऑफिशियली। Unofficially, everybody knows Pakistan has already given it up completely to China, but as a naval base, it's not Gwadar, it's Djibouti. भारत की चिंता, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड एन एसेट दैट्स अराउंड इंडिया, और ये चिंता थी, वो तो बिल्कुल सच है। चीन कहता है ऑफिशियली, अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई, द बेस विल इंश्योर चाइनाज परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मिशंस लाइक एस्कॉर्टिंग, पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड एक्सेट्रा। तो इस तरह चीन एक और ये बोलता है, दूसरी तरफ उन्हीं का अखबार ग्लोबल टाइम कहता है नो नो इट इज इंडीड अ मिलिट्री बेस। तो भाई आप लोग आपस में तय कर लो कि ये क्या है, फिर हम अगला बोधी उसमें बना देंगे। जिबूती, जय हो जिबूती की। क्या क्या पढ़ना पड़ता है देखिए। बहुत ही बुरी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सारे दावों को एक सेकंड में झुटलाती है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द चाइनीज होक्स। आई मीन दैट्स द biggest stretch of imagination anybody could have indulged in. God knows who advised him. Huge iceberg breaks off Larsen C ice shelf in the West Antarctic ice sheet. हमेशा याद रखिएगा, आइस शीट के बाद आता आइस शेल्फ, के बाद आता आइसबर्ग। वैश्विक ऊष्मन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता था। ध्यान से देखें, लार्सन ए, लार्सन बी, लार्सन सी, एनिमेशन दिख रहा है आपको। इस तरह से ये 1989 से जो टूट टूट के अलग होना शुरू हुए, वो जो पूंछ निकल रही है अंटार्कटिका की, तो 2017 10 से 12 जुलाई के बीच लार्सन सी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो गया। अंटार्कटिका नहीं टूट गया है, ये उसका एक छोटा सा भाग, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा है। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूं आपसे, एंटार्क्टिक और एंटार्कटिका, क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स एंटार्कटिक एंड एंटार्कटिका, बताइएगा। एनीवे, खबर देखें, बहुत ही बुरी खबर हम सब के लिए, हमारे 3-4 पीढ़ियां आगे जो आने वाली है उनके लिए। इन वेस्ट एंटार्कटिका, काविंग है ना, टूट के अलग होना ऑफ अ 5800 स्क्वायर किलोमीटर आइसबर्ग हैज हैपेंड फ्रॉम लार्सन सी। लार्सन सी इज अ ह्यूज आइस शेल्फ एंड इट इज 4th लार्जेस्ट आइस शेल्फ ऑफ एंटार्कटिका। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ WIS। ये जो दरार थी 175 किलोमीटर लंबी, ये टूट चुकी है। पहले ये डर था ही, और वो डर सच हो गया है सैटेलाइट इमेजरी से। आइस शेल्व्स आर एक्सटेंशन ऑफ आइस शीट्स। दुनिया में केवल 2 आइस शीट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड और एंटार्कटिका। उनके एक्सटेंशन को कहते हैं आइस शेल्फ, और उनसे आगे निकल के इस तरह आइसबर्ग निकल जाते हैं टूट के। ऑलरेडी द कोलैप्स ऑफ लार्सन बी, जो कि पिछले 10,000 साल में उतना बड़ा कोलैप्स नहीं हुआ था, उसकी वजह से स्पीडिंग अप ऑफ द ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स बाय 300 to 800% हो गया है। लार्सन सी इज 5 times as large as लार्सन बी was, and the
Glaciers it hold back contain huge ice and could contribute a sea level rise of 10 centimeter. तो अगर लार्सन सी का ये जो छोटा टुकड़ा टूट के अलग हुआ है, ये आगे इसी तरह बढ़ता रहा, जो कि अब होना ही है, दिस सीम्स टू बी एन इरिवर्सिबल सिचुएशन, तो नतीजे बहुत भयंकर होंगे. कोस्टल कम्युनिटीज दुनिया की धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी. और आईपीसीसी के आंकड़े भी आप स्क्रीन पर देख ही लीजिए. तो यह है लार्सन एबीसी की बड़ी दुखद कहानी. ये उसका एक विहंगम दृश्य देखिए. डिसइंटीग्रेशन ऑफ अंटार्कटिका लार्सन आइस शेल्फ, टुकड़ों टुकड़ों में कैसे पिछले 25 सालों में ये हुआ, जब दुनिया पूरी ताकत से एयर फ्लाइट्स लेने में मस्त मजे ले रही थी. एवरी टाइम यू टेक a flight, you contribute to the breaking of Larsen Sea. ये कभी भूलिएगा मत. Okay, it's time for quiz. And remember that today's quiz is completely available online. So just go to the Bodhi Booster site और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके पास पूरी की पूरी क्विज अवेलेबल रहेगी. क्विज ऑनलाइन आप ले सकते हैं. लेने के बाद वहीं के वहीं सॉल्यूशंस मिलेंगे. उन्हें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपना स्कोर देख लीजिए एंड डेफिनेटली आप क्विज को बाद में दोबारा भी ले सकते हैं. तो एक बार आप देखना चाहेंगे क्विज कहां अवेलेबल है, दिस इज वेयर द क्विज इज अवेलेबल. आप ये बोधी बूस्टर साइट पर आ गए. ये ड्रॉप डाउन मेनू में बोधी न्यूज में से बोधी न्यूज क्विजेस सेलेक्ट कर लीजिए और ये नीचे क्विजेस हैं. किसी भी एक पर क्लिक करके खोल लीजिए और क्विज आपके लिए तैयार है. सो दिस अल्ट्रा मॉडर्न लुक एंड फील हैज बीन मेड फॉर यू. मेक फुल यूज ऑफ इट. तो क्विज सॉल्व कर लेना भैया आज सोने के पहले. फैक्ट्स एंड नंबर्स. तो फैक्ट्स एंड नंबर्स में हम आपके लिए भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़े लाए हैं. इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बीच में बहुत सारे ट्रेड के टॉक्स में गति नहीं आ पा रही है. फार्म प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भयंकर झगड़े चल रहे हैं. इन दैट लाइट दिस इज इंपॉर्टेंट. पहला ये रहेगा. उसके बाद भारत के टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर सरकारी साइट से डेटा लिया गया है और ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड टोटल ट्रेड ऑफ इंडिया. ठीक है. सबसे पहले भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पूरी स्थिति पिछले एक साल की देख लीजिए. टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑन द वाई एक्सिस. सो वी आर मेंटेनिंग अ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट. ये तो समझ में आ गया आपको. विच इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT. व्यापार संतुलन. तो या तो अधिशेष होगा या घाटा होगा. ठीक है ना भाई. ये है टॉप 20 कंट्रीज का स्नैपशॉट. वो एक लंबा चार्ट था, उसका हमने स्नैपशॉट लिया है. इंपोर्ट सबसे अधिक चीन से हो रहा है और एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे हैं. एस जयशंकर साहब ने सिंगापुर में अपने जुलाई के भाषण में यह भी कहा दैट दिस dichotomy or this imbalance or this skewness is because of China's policy of not allowing a lot of exports from India. So that's another side to the story. फिर आप देख सकते हैं हमारे दूसरे बड़े ट्रेड पार्टनर्स. विद अमेरिका फॉर्चुनेटली वी आर मेंटेनिंग अ ह्यूज ट्रेड बैलेंस which has made Trump very upset. We cannot allow countries like India and China to destroy our jobs. Department of Commerce Export Import Data Bank, China, USA, UAE, Hong Kong, Switzerland हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जर्मनी, इंडोनेशिया. टोटल ट्रेड वाला कॉलम देख लो भैया. 44,367 करोड़ रुपए का टोटल ट्रेड अगर आपको वहां दिख रहा है और ट्रेड बैलेंस दिख रहा है, जहां जहां माइनस है वो घाटा है. ये सारा डेटा सरकार की साइट पे इजीली अवेलेबल है एंड कैन गिव यू अ ह्यूज इनसाइट इनटू how the whole thing is working. And if you look at the last line, the last row, share of top countries, 75%. That's why this is the ABC or the Pareto analysis. I hope you have enjoyed all this. And now I wait for analysis of to bring anything into your life. Imagine it is already there. Richard Bach. ये कौन थे सज्जन? बड़े पॉपुलर हैं वेस्टर्न हिस्ट्री में. That's all we have for you in this amazing session of Bodhi News Precise and Time Saving. उम्मीद करता हूं आपको ये सब बहुत अच्छा लगा. बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल रोजाना विजिट करें. हम लगातार उसे अपडेट कर रहे हैं. सिविल्स तपस्या पोर्टल पर आपका हमें इंतजार है. आइए सिविल्स तपस्या पे कंट्रीब्यूट करें. आप सजेशन देते चलें. ये रहे टेस्टिमोनियल के पेजेस. जिन्होंने टेस्टिमोनियल भर दिए हैं उनके चित्र, बड़े खूबसूरत चित्र यहाँ पे तपस्या स्टार्स में आ जाएंगे. दीज आर ऑल द मल्टीफेरियस सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल. वार्तालाप फोरम में आके अलग अलग टॉपिक्स को ओपन करके अपने उत्तर लिखें. भले ही आप पीटी के स्टूडेंट नहीं हो, वार्तालाप forum.pt education इज एन ओपन पोर्टल फॉर एवरीवन. सो लेट्स ऑल कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इट अ लर्निंग कम्युनिटी. इट्स अप टू यू टोटली.
and of course your good old Bodhi Booster knowledge portal. So that's all we have for you in today's session. उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगा. लगातार भेंट होती रहेगी. ज्ञान की यात्रा कभी न रुके. नमस्ते. जय हिंद.